नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी और सीजीपीएससी 2020 में चयनित मेघा साहू हमारे साथ उपस्थित हैं और आप एक्साइज सब इंस्पेक्टर में आपका चयन हुआ है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि मेघा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 100 रैंक हासिल की है और जबरदस्त परफॉर्मेंस जिसको कहा जाए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सपना होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपको सिलेक्शन के पीछे स्टोरी भी जाननी चाहिए कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो आइए मेघा से हम बातचीत करते हैं। और मेघा, पहले तो बहुत सारी बधाइयां आपको। थैंक यू सो मच सर। और मैं जानना चाहूंगा कि एजुकेशन का सफर कैसा रहा आपका और आप कहाँ से हैं? यस सर, मैं धमतरी से बिलोंग करती हूँ। जी। मेरा स्कूल एजुकेशन धमतरी से सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी में कंप्लीट हुआ। देन यहाँ मैं साइंस कॉलेज रायपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है सर, जी। बीएससी आईटी में। जी। उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोशल सब्जेक्ट लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा पीजी हुआ है छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से। बहुत बढ़िया। Yes, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दिमाग में आया? 12th के बाद से ही मेरा डिसाइडेड था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है करके। उसके बाद सर बीएससी की, उसके बाद मेरा अंतिम साल तक के ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स तक के मेरा पूरा डाइवर्जन सोशल सब्जेक्ट्स पे हो चुका था। अच्छा। तो इस वजह से मैं पीजी के लिए मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहती थी जिसको मैं बाद में अप्लाई कर सकूं। मेरे को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं जब बाद में जाऊं तो मेरे को बेनिफिट हो, और साथ ही साथ आगे फ्यूचर के लिए भी मेरा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो उसके अनुकूल। इस वजह से सर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे को पता चला यहाँ पे छत्तीसगढ़ कॉलेज में बस है करके, तो वहाँ पे मेरा सर रेगुलर स्टूडेंट थी वहाँ की भी मैं। मेरे प्रोफेसर्स लोगों का भी सर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरे सिलेक्शन में। जी। जी। बहुत बढ़िया। सो सिविल सर्विसेज के बारे में कब सोचा आपने कि मुझे सीजीपीएससी या आईएएस के लिए कभी नहीं सोचा आपने? सर यूपीएससी के लिए सर वो तो सबका ड्रीम रहता है एंड में करना करके सब, लेकिन सोचा है मैंने भी। पहले सीजीपीएससी में मेरा जो सर्वोच्च पद है उसे प्राप्त करना पहला लक्ष्य है। उसके बाद सर मैं कोशिश करूंगी जरूर। बहुत बढ़िया। तो सीजीपीएससी में कोई मोटिवेशन का रीजन रहा कि हाँ, इनको देखकर मैंने स्टार्ट किया, ऐसी कोई बात रही कभी? सर ऐसा किसी को देखकर तो नहीं रहा सर। मेरे आइडल, मेरे मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा ही रहे हैं। तो उनका ये ड्रीम था। जैसे 12th के बाद सब बच्चे जब कंफ्यूज रहते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, बहुत सारे स्कोप्स रहते हैं किस फील्ड में जाना है, तो मैंने भी अपने मम्मी पापा से बैठ के बात किया था कि मेरे को क्या करना चाहिए या फिर क्या मेरे लिए बेटर होगा। तो उनका ये था कि आपको अधिकारी बनना है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने ही मेरे दिमाग में, मैं असल में कहूंगी तो ये उन्हीं का ड्रीम है जिसको मैं आगे परचेस कर रही हूँ। तो ये मेरे पेरेंट्स का ही ड्रीम है। बहुत बढ़िया। ओवरऑल अब जब इस पद पर आप पहुंच गए हैं तो पीछे की जर्नी में जो मेहनत रही वो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जी सर। क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन छात्रों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। सो प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या रहा? सर तीनों फेजेस में सभी, अब मेरा तो सर सभी फेजेस मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्री था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना सबसे ज्यादा हर्डल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसके बाद ही आगे का रास्ता दिखता है हमको, तैयार होता है। तो सर प्री का तो इतना वास्ट सिलेबस होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते थे, किसको पढ़ूं किसको छोड़ूं करके। बट धीरे धीरे अपना अच्छा करते गई। उसके बाद अपना एक मेरा बेसिक अच्छा था। मैं जब अंडर एज से तैयारी कर रही थी तो मैं अपना बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग करके रखी थी। तो इस बार का प्री ऐसा था कि जीएस का पोर्शन जो था, इंडिया जीएस का, वो थोड़ा टफ था as compared to 25 मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। यस सर। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा जो बेसिक नॉलेज था वो बहुत काम किया। छत्तीसगढ़ के पोर्शन के साथ साथ मैं जीएस भी अच्छा अटेम्प्ट करके आई थी। बहुत बढ़िया। यस सर। तो कोई स्पेसिफिक प्लान तैयार था आपके पास, क्योंकि कोविड दौर में भी समय मिला कुछ घर पे बैठ के पढ़ने का, तो कोई प्लान था कि प्रीलिम्स को ऐसे हैंडल करूंगी मैं, या कोई रिवीजन प्लान था आपके पास, या छोटे नोट्स बनाए थे, क्या किया था आपने? यस सर। इसके अगर इसका आंसर दूं तो सर मैं मल्टीपल अप्रोचेस करती थी। हाँ,
जो पोर्शन मेरा अच्छा है वो खाली रीड करके अच्छा हो सकता है, तो वो मैं रीड ही करती थी, मतलब उसको मैं पढ़ के ही अच्छा कर लेती थी। बाकी ऐसा कुछ-कुछ पोर्शन रहता है जो थ्रू मैप याद होता है, या फिर अलग-अलग टेक्निक्स होते हैं जिसको नोट्स बनाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने नोट्स का सहारा लिया। बाकी के लिए मैंने सभी अप्रोच को फॉलो किया जिसमें मेरे को सुविधा हो। सर, यस सर। बहुत बढ़िया। प्री देने के बाद जो मेंस का टाइम होता है वो अमूमन कम मिलता है, 90 यस सर। दिन अप्रॉक्स मिलता है। उसको आपने कैसे प्लान किया? हालांकि आपने टेस्ट सीरीज उसी वक्त ज्वाइन किया था, यस सर, है ना? यस सर। तो टेस्ट सीरीज के अलावा खुद की पढ़ाई को आप कैसे मैनेज किए 90 दिन में? जी सर। सर टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया जैसे ही मेरा प्री का दिया, उसके बाद पाथ का ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। और जैसे टेस्ट का सिलेबस रहता था उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करती थी उन दिनों में, और फिर जाके अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे देखना कि कैसा हो रहा है, कितने मार्क्स मिल रहे हैं। सर मेरे को हमेशा से रिव्यू मिला है उसमें सर लोग का, क्योंकि कोविड दौर चल रहा था तो मैं बिलासपुर से देती थी, तो ऑनलाइन अपलोड होता था। बट मैं उसमें फर्स्ट टेस्ट दिया था मैंने ऐसे का, तो ऐसे में भी मेरे को बहुत अच्छा रिव्यूज भाषा शैली के लिए, और जो मैं अपना वो करती थी, मतलब मैं जो भी नया लिखने का कोशिश करती थी उसके बारे में उनका सपोर्टिव मिलता था, जो भी उनको फीडबैक देते थे। यस सर, फीडबैक जो देते थे वो बहुत अच्छा, मतलब जो भी मैं लिखती थी प्रॉपर। सर मैं ऐसे में या फिर कविताएं या फिर कुछ ऐसा 2 लाइन पंक्तियां एट दैट टाइम उस टॉपिक के हिसाब से लिखने की कोशिश करती थी। उसको सर लोग बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसको रिमार्क करके बोले कि बहुत अच्छा है, आपका भाषा शैली बहुत अच्छा है, बस आपको फोकस करना है, तो अपने जो मटेरियल्स है उस पे फोकस करना है करके। तो ओवरऑल सारे टेस्ट दिया मेघा आपने या सिलेक्टेड टेस्ट दिया था आपने? सर मैंने टेस्ट दिया था, लगभग कंप्लीट टेस्ट दिया था, बट लास्ट का कुछ बीच में जो कोविड का सिनेरियो चल रहा था तो जो कुछ छूट गया था, बाकी मैंने मैक्सिमम टेस्ट दिया था सर। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा टेस्ट सीरीज को लेकर? आई मीन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को हम सेटिस्फाई करने, आपका मीडियम क्या रहा? सर मेरा हिंदी मीडियम था। ओवरऑल कैसा रहा? और आई मीन जो क्वेश्चंस थे, मॉडल आंसर्स थे, क्या अनुभव रहा आपका? सर जैसे ही टेस्ट देती थी मैं, उसके बाद जो मॉडल आंसर आता था उसको मैं पूरा देख लेती थी, तो उस टाइम मॉडल आंसर पूरा वो हो जाता है। सर मैं ये बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज के बारे में पाथ इंस्टीट्यूट का ऐसा है कि यहाँ पे बहुत विशेषज्ञ लोग चेक करते हैं, तो जो भी आपको जो दिए रहेंगे वो लिख के फीडबैक देंगे, आपको उसी पे वर्क करना है और उसको सुधारना है। नेक्स्ट टेस्ट में वो बहुत अच्छा करके जाना है आपको, जो रिमार्क्स दिए जाएगा उसका आपको उसको अच्छा करना है। वही सर ये मैं अपने आप में की हूँ, और एंडिंग तक के बस ये था थोड़ा सा वो कि हम लोग के जो दौर था वो कोविड सिनेरियो था, तो हमको ऑनलाइन देना पड़ा, घर से लिख कर देना पड़ा। हाँ सर स्टार्टिंग में ऑफलाइन दे रहे थे कुछ टेस्ट, फिर उसके बाद फिर जैसे केसेस बढ़ते गए तो ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ा, तो वो बस थोड़ा वो गया सर कि क्योंकि ऑफलाइन देने का ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ऑब्वियसली माहौल, अब चूंकि हमारी भी मजबूरी थी, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे कि ऑफलाइन नहीं चला सकते, और आशा करते हैं कि ऐसी दिक्कतें आने वाले दिनों में ना आए, है ना? और लोग अच्छे से ऑफलाइन ही परफॉर्म करें। इसमें एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि जो आपको याद हुआ कंटेंट, वो आपने कैसे उसको याद किया? सपोज कोई क्वेश्चन आया, आप एग्जाम हॉल में गए, तो आपको पहले से चीजें याद थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ये तो आपको तय हो गया था कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली थी लिखने की, क्योंकि 6 घंटे एक दिन में लिखना है। लेकिन एग्जाम हॉल में रिकॉल करने में कोई दिक्कत आती है जब एग्जाम देते हैं? क्या आपके साथ दिक्कत आई, या क्या अच्छा रहा आपके साथ? अच्छा सर, एग्जाम ड्यूरेशन का मैं बताना चाहूंगी। एग्जाम के टाइम तो सर लिखना ही रहता है पूरा, सिर्फ सोचने का वक्त नहीं रहता वहाँ पे। तो सर कुछ मिला, जैसे कुछ टॉपिक है, अगर बड़े क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्ट थोड़ा फ्रेम करने का थोड़ा सा 10 सेकेंड 30 सेकेंड्स लेके अपन उसको सोच सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में तो टाइम मिलता नहीं है, तो जितना थोड़ा फ्रेम करने का टाइम मिले और अपना स्पीड मेंटेन करके रखना है। यस सर मेरा स्पीड था पहले से, क्योंकि मैं पीजी की थी तो उसमें मैं लिखने का हैबिट हो चुका था मुझे, तो मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स पहले मेरा पेपर कंप्लीट करना रहता था मुझे, उसमें प्रॉपर उसको अंडरलाइन करना है, जितना भी बचा है जो भी उसके ऊपर वर्क करना है वो मैं करती थी आंसर शीट पे। बहुत बढ़िया। यस सर। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कुछ रियलाइजेशन हुआ कि मैं इस टॉपिक को ऐसे पढ़ती तो ज्यादा अच्छा लिखती, ऐसा कोई अनुभव हुआ आपको?
सर उसके बाद तो सर एकदम रिलैक्स फील हो रहा था एग्जाम के बाद, लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा अच्छा कमांड चाहिए, जैसे कि पेपर 7 के बाद। जी। और सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं थोड़ा मैथ्स का प्रैक्टिस करना बंद कर दी थी। अपन ऐसा होता है कि नहीं हम कर लेंगे उसको, हो जाएगा करके, तो उसको प्रैक्टिस करना मेरे को इस बार ज्यादा जरूरी है। नंबर कम हुए? थोड़े कम हुए सर एज कम्पेयर टू, मैं उसमें बहुत ज्यादा कर सकती थी, लेकिन मैं उसमें शायद अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं करी। ये सर इसके अलावा भी जैसे 3 घंटे आपको लिखना है मेगा वहाँ पर, तो उस दौरान क्या आपको सारी चीजें याद आ रही थी जो आपने पहले से पढ़ रखा था? हाँ सर, क्वेश्चन देख के आ जाता है सर, याद आ रहा था। यस सर, क्वेश्चन देख के आ जाता है। जैसे कुछ नहीं आया तो उससे रिलेटेड चीजें याद आती है, उसके बाद धीरे धीरे वो सारा दिखते रहता है। अगर आप अच्छे तरीके से हमने पढ़ाई की है तो वो पेजेस वाइज भी दिखने लगते हैं आंखों में। यस सर। नए छात्रों को मैं चाहूंगा कि आप समझाएं कि एग्जाम 1 महीने 2 महीने का नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है ना? इस चीज को तो आप भी मानती हैं। यस सर। सो नए छात्र जितने भी हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप लोग को जरूर मैं यहाँ से एडवाइस देना चाहूंगा कि इस एग्जामिनेशन को आप सिंगल डे का मत मानिए। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से होकर गुजरना है आपको, और गुजरने के दौरान चैलेंजेस तो आएंगे। जैसे अभी आप मेघा को सुन रहे हैं कि उन्होंने पहले से तैयारी की, पीजी किया, राइटिंग प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज दिया, तब जाकर वो सारे पॉइंट्स रिकॉल हो पाए। यस सर। मेघा, एग्जाम हॉल में दिमाग में क्या आया? पॉइंट में लिख दूं, पैराग्राफ में लिख दूं, क्या आपने किया वहां पर? सर वो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता था। कुछ सब्जेक्ट मैंने कोशिश किया, जिस टाइम कुछ में जैसे पैरा लिखना ज्यादा मुझे उचित लगा तो मैंने पैरा भी डाला है और पॉइंट्स भी डाले हैं सर। जी यस सर। तो पॉइंट्स जहां पर डाले वो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे? सर मैं कुछ पैरा भी लिखती थी, उसके बाद मैं उसका फैक्ट कुछ डालना रहता था तो उसको मैं पॉइंट वाइज लिख देती थी। यस सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मैं वो करती थी सर। और इन सभी पेपर्स में से सबसे अच्छे मार्क्स आपको किस में मिले 7 में से? सर मेरे को मोस्टली सभी में एवरेज 100 के एवब भी मिले हैं, बस पेपर 7 में कम मिला है। सर मुझे मैक्सिमम एसे में मिला है 122 मार्क्स मिले हैं, बाकी सब में 112 116 ऐसे एवरेज ही मार्क्स मिले हैं। तो एसे राइटिंग में कुछ विशेष आपकी योजना बनी थी, कुछ स्पेशल प्लान किया था आपने? सर पहले तो वही ऐसे का वही रहता है सर, सबसे पहले पूरा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद एंडिंग में ऐसे करके, और सर न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, और जो भी करंट चल रहा है, जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट या वेबसाइट्स टू द पॉइंट वाले प्रोग्राम होते हैं वो सबसे, और बहुत सारे चैनल से उससे भी कुछ कुछ डेटा कलेक्ट करके लास्ट में एंडिंग में कुछ कुछ मैं कॉपीज में रखी थी, जिससे नारी से रिलेटेड बहुत सारे अपन रख लेते हैं। और किसी भी जो भी करंट इशू चलते रहता है, योजना का तो प्रिपरेशन था सर, क्योंकि योजना तो पूछा जाता है करके, और वही एक एक पेज में सबका छोटे छोटे नोट्स बना के रख ली थी जो जो करंट था। उसके बाद एंडिंग में उसका सिनॉप्सिस फॉर्मेट में बना हुआ था, तो वैसे ही करना था। बाकी जो मेरे को सर ये भी था कि ऐसे में अगर कुछ अचानक से कुछ भी पूछा जाता है नया टॉपिक, तो उसको भी मैं किस प्रकार से हैंडल करूं। बहुत बढ़िया। यस सर। ऐसे के लिए जैसे 2 ऐसे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, 2 नेशनल या फिर इंटरनेशनल इश्यूज से आ रहे हैं, तो आपने ऐसे के लिए प्लान क्या पहले से कर रखा था? कुछ पॉइंट्स पहले से ही तैयार कर रखे थे, कुछ टॉपिक्स? हाँ सर, कुछ टॉपिक्स जैसे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड टॉपिक्स में करके रखी थी। नेशनल के भी जो करंट के चल रहे थे वो सब टॉपिक्स मैं प्रिपेयर करके रखी थी सर। क्या सबका इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर कर रखा था आपने? नहीं सर, ऐसे इंट्रोडक्शन मैं तो प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि मतलब मैं कुछ प्रिपेयर करे रहूंगी, लेकिन सर मैं आंसर शीट में वही लिखूंगी जो मेरे उस एट द टाइम रैंडम में जो, हाँ यस सर, सिर्फ सिनॉप्सिस और स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करके रखती थी सर। देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको रैंडम लिखना पसंद आता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्री प्लान करके जाते हैं, आई मीन इंट्रोडक्शन तक प्री प्लान करके जाते हैं। अच्छी बात है, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मेघा, ओवरऑल जब हम अलग अलग विषयों की बात करते हैं, तो इसमें चूंकि एक दिन में 6 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट आपको मैनेज करना है, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, तो इसके लिए कोई अलग से रिवीजन प्लान बना रखा था आपने कि मुझे 2 घंटे जो एग्जाम के बीच में मिलेंगे उसे कैसे पढ़ना है, या सुबह उठ के कैसे पढ़ना है? क्योंकि शाम को आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इतना समय या शरीर साथ देता है, फिर भी आपने कैसे मैनेज किया? सर इस संबंध में बताना चाहूंगी सर, मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो अपन पहले से बहुत एक्साइटेड रहते हैं मेंस देने जा रहे हैं करके,
सर मेरी एक वो रहा मेरे साथ हुआ सर, मैं गई एग्जाम देने सेंटर में सर, 15 मिनट बाकी था एग्जाम के लिए, मैं जाने ही वाली थी सर, वहां पे पूरा ऐसे जो वहां का बरामदा था उसमें काई था, तो मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं पूरे तरीके से मेरे बॉटल वॉटल सब इधर उधर बिखर गया सर, मैं एकदम गिर गई। अच्छा हुआ कि मेरा हाथ वाथ कुछ नहीं लगा, कुछ ज्यादा मेरे को चोट नहीं आई, बट उस टाइम मेरा पूरा ड्रेस खराब हो चुका था और वो मेरा पहला अटेम्प्ट का पहला मेंस था, पहला पेपर था सर। तो उसके बाद मेरे को अपने आप को वो करना कि मेरे को नहीं, फिर भी से मेरे को लगा कोई बात नहीं, मेरे को उठ के फिर ड्रेस धो के जैसे भी कंडीशन में उसी कंडीशन में बैठना था मुझे, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल था वो बहुत दूर था वहां से, सेंटर बहुत दूर था, तो उस कंडीशन में मैं बैठी। उसके बाद सर सेंटर मेरे रूम में जाने के बाद भी क्लासरूम में जो बेंच मुझे मिला हुआ था वहां ऊपर से पूरा पानी टपक रहा था सर, उसमें पूरा पानी पानी था। तो ये सेकंड वो हुआ चैलेंज था मेरे सामने कि वहां पे मैम बोली सर इसको वो करो करके, तो उन लोग आगे पीछे कुछ किए, फिर उसके बाद वहां पे मैं बैठी, उसके बाद वो बेंच भी हिल रहा था। तो वो सब कंडीशन के बाद मेरे को ये था कि मेरा लैंग्वेज पेपर है, मेरे को बहुत वो सब चैलेंजेस आए, तो उसके में ये लगा कि नहीं इस बार तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा देना है, अब तो मेरे को बहुत अच्छा करना है करके। ये सर देखिए ये होता है कि आप चुनौतियों में कुछ अवसर ढूंढते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि और हम ऐसे में भी टॉपिक पढ़ते हैं आपदा में अवसर कैसे तलाश करना है, तो ये होता है जब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता तो एक चीज आपके पास आपके कंट्रोल में, वो है आपका मन, जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित रखें। चाहे आप गिर गए कहीं पर, छत से पानी, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि देखिए घर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं या कोचिंग के अच्छे कमरों में जहाँ एसी लगे होते हैं और बढ़िया साफ सुथरे क्लासरूम होते हैं, ऐसी जगह जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे छात्रों को मैं अक्सर कहता हूँ टेस्ट सीरीज के दौरान कई बार लाइट चली जाती है या पावर की प्रॉब्लम आती है, तो सर गर्मी लग रही, तो मैं कहता हूँ कि सरकारी स्कूल में आपको मिलने वाला है खासकर एग्जाम सेंटर, तो वहां पर तो कंडीशंस ऐसी ही होती हैं, ना बेंच अच्छे हो सकते हैं, हालांकि ठीक है पहले की तुलना में अब काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। सो चलिए, तो बहुत मतलब मोटिवेशनल बात है कि आपने इस तरह से इसको मैनेज किया, चैलेंज को हैंडल किया। इसके अलावा जो बीच के 2 घंटे जो ब्रेक मिलते हैं, उसमें क्या आपने प्लान किया हमेशा, मतलब 5 दिन 4 दिन का जो पेपर हुआ उसमें क्या करती थी आप? सर बीच के टाइम में तो मेरा सेंटर दूर था, तो मुझे यही थोड़ा बहुत अपना टिफिन लेके जाते थे सर, और जहाँ पे भी जगह मिले वहां पे बैठना है, चाहे वो नीचे में मिले या चेयर वगैरह में मिले, वहां पे बैठना है और जितना करना है, रिवाइज करना है, उतना करना है। सर मेरे साइंस पेपर जो सेकेंड डे था, पेपर 3rd और 4th वाले दिन, सर उस दिन पहला 6 घंटे लिखने के बाद अब उतना एकदम ज्यादा बहुत थोड़े दिन का गैप हो गया था, तो उतना प्रैक्टिस नहीं था, तो उसके बाद इतना बॉडी पेन होता है, हाथ वगैरह में पूरा पेन हो जाता है, तो उसके बाद ये था कि अब वापस घर जाएंगे तो बहुत जल्दी नींद लग जाता है, और मैं रात को सो गई थी सर, मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी। तो 3rd पेपर का तो मेरा पहले से जितना था वो था, उसी के थ्रू मैं पेपर दी, और 4th पेपर के लिए 2 घंटे का जो समय था, मैं खाना वाना छोड़ के जहाँ पे भी मुझे जगह मिले, मैं उस दिन मुझे याद है सर, मैं स्कूल के बरामदे में ही बैठी थी अपना स्कार्फ वगैरह बिछा के, वहां पे पूरा बुक कॉपी निकाल के मैं बस रिवाइज कर रही थी अपना जितना भी था। तो सर ये ऐसा कंडीशन भी है, क्योंकि अपन जो सोचते रहते हैं वैसा तो नहीं होता, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उनको मैनेज करना पड़ता है, दवाई खा के भी एग्जाम देना पड़ता है। बहुत बढ़िया। ये सर दोस्तों, आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं होती आपके साथ, आपको वर्स्ट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो छात्र ऐसा सोचते होंगे कि वो 2 घंटे में हम पूरी किताब फिनिश कर लेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। पता चला उस दिन आपको थकान हो रही है, आपने थोड़ा सा झपकी ले ली, 15 मिनट 20 मिनट का नैप ले लिया, तो वो समय तो जाएगा ही आपका। पता चला आप खाने में भिड़ गए, या पढ़ाई नहीं हो पाई, या शोरगुल वहां इतना था। सो बी प्रिपेयर्ड, आप पहले से तैयार करके रखिए, और उन 2 घंटों को सिर्फ बफर मानिए कि मिल गया मौका तो मिल गया, अदरवाइज हो सकता है कि वो 2 घंटे भी आपके लिए कुछ भी ना हो। तो पहले से तैयार कीजिए, और इस एग्जाम की शर्त यही है कि आप जब पहले से प्लान हैं, तैयार हैं, तब प्री में एंट्री लीजिए, फिर मेंस का रिवीजन कीजिए, मेंस दीजिए, और फिर इंटरव्यू में भी फिर तो बल्ले बल्ले आपकी, है ना। सो इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स की प्लानिंग आप पढ़ते वक्त करते थे, पर डे का क्लास करने के बाद रिवीजन पर डे करते थे या हफ्ते में करते थे, क्या रहता था आपका शेड्यूल?
सर मेरा ये था कि पहले अंडर एसी कर रही थी क्लास, जी। तो मैं क्लासेस कंप्लीट कर चुकी थी। जी जी। और जब मुझे एग्जाम देना था उस टाइम जी। मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी की हूँ और हम्म। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हूँ। बहुत बढ़िया। यस सर। तो सेल्फ स्टडी का शेड्यूल थोड़ा बताएंगे, बहुत सारे यस सर। बच्चे जानना चाहते हैं इस बारे में। सर जैसे कि अभी प्री के लिए अपन पूरा तैयारी नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं, मोस्टली नोटिफिकेशन आता है उसके बाद अपन फुल फ्लेजेड तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सर इसके बाद तो अगर अपन फ्री हैं, कोई वर्किंग है उनके तो उनका तो अलग शेड्यूल होता है, अगर जी। फ्री हैं तो मोस्टली अपन का जो खाना पीना और बाकी जो एक्टिविटीज है उसका समय निकाल के आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिन भर का जो टाइम है या फिर शाम का जो भी टाइम है उसको 3 सेक्शंस में मोस्टली मैं डिवाइड करती थी, 3 सब्जेक्ट्स लेके चलती थी। और जैसे मॉर्निंग का समय है, सो के उठ के मॉर्निंग का एक सेट शेड्यूल कंप्लीट करना 3 घंटे का लगभग। उसके बाद फिर नेक्स्ट आफ्टरनून में जो सोते हैं वो ठीक है, थोड़ा नैप लेना भी जरूरी है, बाकी नहीं करना है तो उसका 3 घंटे लगभग। फिर नाइट में 3 घंटे, ऐसे कर करके नाइट में 3 घंटे, उसके बाद और टाइम अगर मन कर रहा है तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा शेड्यूल लेके। यस सर। दोस्तों देखिए, हर चीज को शेड्यूल करेंगे तब जाकर चीजें संभलती हैं और तब जाकर चीजें मैनेज होती हैं। मेघा, इसके अलावा इंटरव्यू कैसा रहा? ये फर्स्ट इंटरव्यू था आपका और ऑब्वियसली क्वेश्चंस जब फायर होते हैं तो लगता है घबराहट भी होती है, तो बोर्ड किनका था और क्वेश्चंस क्या क्या आए आपके सामने? सर मेरा साव सर का बोर्ड था जी। सर। एंट्री करते ही सबसे पहले तो उन लोग सर वो नॉर्मल करते हैं स्टूडेंट को, तो वो रहा। फिर मेरा नाम पे गया सबसे पहले तो क्वेश्चन, मेघा, तो उन्होंने कहा मीनिंग बताइए ऐसे करके, तो फिर मैंने बताया सर। फिर उसके बाद पूछा कि इतने प्रकार के होते हैं बादल, तो मैंने बताया। फिर सर उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट पे गए, धमतरी जिले पर क्वेश्चन किए, धमतरी जिले की कोई 5 विशेषताएं बताइए। फिर वो सब मैंने बताया सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ता है धमतरी जिला, तो उसके थ्रू वे छत्तीसगढ़ के इतिहास में गए। उसके बाद वहां से सर महान लोगों के बारे में, उनके जैसे रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ये सब के बारे में पूछे। उसके बाद हमारे धमतरी के जो डैम है, माडमचल्ली डैम, उसका सिस्टम क्या है, ये सब चीज के बारे में। उसके बाद सर योजनाओं में गए, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, महिलाओं से रिलेटेड योजना था सर। और फिर दूसरे बोर्ड मेंबर, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में गए सर, आर्टिकल्स वाइज क्वेश्चन पूछा गया मुझसे। उसके बाद सर RTI के बारे में पूछा गया, RTI के बारे में पूरा डीप उन्होंने पूछा, क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर थे, उन्होंने RTE के बारे में पूछा। और बाकी वन जितने भी छत्तीसगढ़ में वन के बारे में, वन संसाधन अभ्यारण्य हो गए, ये सब चीज के बारे में पूछा। नेक्स्ट मैम जो थी, उन्होंने मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे क्वेश्चन किया उन्होंने। लास्ट में महिलाओं से रिलेटेड ही सर टोल फ्री नंबर और पद्म विभूषण जो भी जिनको छत्तीसगढ़ से मिला है उनके बारे में पूछा। और सर लास्ट इंटरव्यू वो मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट वाला, मैं 1 के नंबर सबो पर, वो कौन सा नंबर है, ऐसे करके। मैं सब चीज होता है, अपन सब चीज जानते रहते हैं, ये हर एक चीज देखे रहते हैं, लेकिन अचानक से कुछ होता है कि अपन कुछ उल्टा कर डालते हैं वहां पे इंटरव्यू में। तो मैं 1 to 1 ऐसे कुछ बोल रही थी, तो सर ने बोला उस टाइम कि आप बोल तो सही रहे हो, बस नंबर इधर उधर हो रहा है। तो मैंने बोला सर, उसके बाद मैंने वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया था और मैं बोलती सर 112 सर करके, मैंने जोर से बोला। तो वहां पे एकदम माहौल जो था वो एकदम हंसी मजाक टाइप हो गया था। यस सर। तो वो रहा मेरा इंटरव्यू में मेरा मतलब 2-3 बार सर ने, मैं जब आंसर देती गई और मेरा आंसर देने का टेक्निक जो था उसमें उन्होंने 2-3 बार मेरे को वेरी गुड भी बोला था। तो बहुत अच्छा था वहाँ पे, बोर्ड बहुत अच्छा था। तो मेरे को वहां से मैं निकलने के बाद इतनी बूस्ट हो गई थी कि मैं पोस्ट ले दी हूँ करके। बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स है वहाँ पर मेगा? सर मेरा 106। वाओ, बहुत अच्छे मार्क्स हैं 106, क्योंकि अमूमन हम देख पाते हैं 150 में से, हालांकि लास्ट ईयर भी इस तरह की मार्किंग हुई है, 110, 112 इस तरह की मार्किंग हुई है, और 106 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स है मेरी नजर में, बिकॉज एवरेज मार्किंग जो होती है वो 80 और 80 के नीचे एवरेज मार्किंग 85 प्लस जो है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, और किसी भी कीमत पर 95 प्लस यदि आप जा रहे हैं तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, और 106 की तो फिर बात ही मत पूछिए। सो जरूर इसका लाभ हमको रैंक वाइज मिलता है डेफिनेटली। इसके अलावा मेघा, अब जो तैयारी आप कर रही हैं अगले डिप्टी कलेक्टर का पद पाने के लिए, तो आप पहले की तुलना में अब क्या सोचती हैं कि मेरी प्लानिंग में बेहतर होना चाहिए? यस सर, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सर ये है कि मेरे को मैक्सिमम बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ओके। यस सर, क्योंकि इस बार मुझे लगा जहाँ तक है कि मैं रिविजन
ज्यादा नहीं कर पाई, 3 से 4 बार ही मेरा रिवीजन हुआ था और मेरे को मैक्सिमम चीजें, मैं एक ही चीज को परफेक्ट करने के पीछे थोड़ा ज्यादा जा रही थी, बट मेरे को सभी चीजों को ज्यादा करने की कोशिश करना है। और सर मैं लैंग्वेज में अपने आप को थोड़ा, सर मैं शुरू से स्कूल में भी मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं अपने यहाँ पे भी सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। तो मैं शुरू से ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरा कमांड अच्छा है, बट मेरे को और अच्छा करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ कमी हुई है, इस वजह से शायद मुझे थोड़ा एवरेज ही मार्क्स मिला है। पेपर वन की प्लानिंग कैसे की आपने? लाइक हिंदी के लिए अलग पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी के लिए अलग पढ़ना है? सर वही सर पर डे के हिसाब से मैं कोशिश करती थी डेली उसको पढ़ना है करके। बहुत बढ़िया। यस सर जी। कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहे थे या नोट से काम चल गया आपका? सर मेरा ये जो विनोद कुमार शुक्ल का जो बुक आता है छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का, मैं इसी को फॉलो की हूँ, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों के लिए इसी को फॉलो की हूँ सर। ओके, तो ओवरऑल अनुभव आपका अच्छा रहा? हाँ सर। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ी को लेकर अलग से कुछ प्लान किया आपने? सर छत्तीसगढ़ी को के लिए यही सर मैं बुक ही फॉलो की हूँ, और सर जो साहित्यकारों के नाम होते हैं वो प्रॉपर एक साथ अपन को क्या होता है याद नहीं होता, बहुत बार उसको पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, उसके बाद ही वो उनकी रचनाएं याद होती है, तो उसके ऊपर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी बोल लेती हैं आप? यस सर। बिल्कुल ठीक, तो उसका भी फायदा मिलता है बोलने का? हाँ सर, समझ लेते हैं? हाँ बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, वो भी है सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, होता ये है, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार मतलब पीएससी, खासकर सीजीपीएससी कभी इस बारे में भेदभाव नहीं करती कि आपको छत्तीसगढ़ी आती है या नहीं आती है, लेकिन यदि आपको वो भाषा मतलब अब राज्य में भाषा का दर्जा दिया गया है, तो यदि वो भाषा आप बोल पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं बोल पाए तो सीखिए। डेली बेसिस पर 1 शब्द, 2 शब्द, 5 शब्द ऐसे याद करना शुरू कीजिए, उन चीजों को जानना शुरू कीजिए जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको जानना समझना शुरू कीजिए, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। यस सर। इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग का कैसा था आपका सिस्टम? करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करती हैं आप? सर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग है मेरा, रहता है, और जो संपादकीय पोर्शन रहता है वो मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, उसको भी डेली रहता है, उसको छोड़ना नहीं रहता सर। और ये है कि मुझे डेली कुछ यूट्यूब्स में कुछ फॉलो करती हूँ, ये सब करंट अफेयर के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, वो सब में से मैं जितना हो सके फॉलो कर लेती हूँ सर। यस सर। हाँ, और बाकी सर कुछ लास्ट में मैगजीन्स वगैरह भी, प्री के पहले मैगजीन्स वगैरह पढ़ के, एंडिंग में इंटरव्यू के लिए भी मैगजीन्स वगैरह पढ़ के मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी। मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी आपने मतलब मेंस में करंट अफेयर्स डालने के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी आपने की? सर मैं इस बार सर ऐसा था, यही मुझे एक और वो लगा सर कि मेरे को पेपर 7 में थोड़े कम मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मैं ज्यादा उसमें एड ऑन नहीं कर पाई करंट अफेयर से हम जोड़ नहीं पाए। यस सर, उसमें और मेहनत करने की जरूरत है मुझे। करंट से आप रिलेट करके लिखेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी में सर ये था कि डेली जो थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट करके जो रखती थी उसको इकोनॉमिक्स में भी ऐड करें। ओके। यस। छत्तीसगढ़ का बजट सर्वे ये सब भी आपने पढ़ा? हाँ सर, छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसे मैंने प्रॉपर फॉलो किया। बहुत बढ़िया। हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर परेशान रहते हैं मेघा कि हमारा चयन नहीं हो रहा है, हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं है, और आप बिल्कुल जीवंत उदाहरण है मेरे सामने कि हिंदी माध्यम से आपने सिलेक्शन लिया है। सो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में छात्रों को? प्लीज बोलें आप अपनी ओर से। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा तो चलते रहता है, कुछ न कुछ बोला जाता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बस आप अपने ऊपर फोकस रखिए कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो एज कम्पेयर टू कोई और रहेगा इंग्लिश मीडियम में, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा ही अगर आप अच्छा लिख रहे हैं। कोई बात नहीं कि मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा है तो, लेकिन ये भी अपन देखें, ये तो कॉलेज स्कूल सब एजुकेशन सब मतलब कॉलेज लाइफ में भी ऐसा देखने को मिलता है, कॉलेज जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ज्यादा अच्छे कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कि मतलब आपको ये है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना आप हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, आप हिंदी मीडियम में कितना अच्छा कर सकते हैं, आपको बस ये फोकस रखना है। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, मीडियम से कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलते। मैंने पहले भी कहा है कि आपके जो तथ्य हैं, आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा मायने रखता है, उसमें कितनी क्वालिटी आप डाल सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन लुकिंग इनटू लैंग्वेज। सो लैंग्वेज तो एक माध्यम है, देखिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, आप हिंदी बोलें इंग्लिश बोलें दोनों बराबर है,
पकड़ आपकी किस लैंग्वेज में है, दैट हाँ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, यही तो सर, जी जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि अपना लैंग्वेज तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक लेकिन बात, ये बात है जो हमारे हाथ में है हम वो अच्छा कर सकते हैं। प्रदर्शन हमारे हाथ जी, में है। प्रदर्शन हमारे हाथ में, और हमारा जो सब्जेक्ट है उस पे हम अपना लैंग्वेज का कमांड कितना अच्छा कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है, तो हम इसे ही अच्छा करके बहुत पद बढ़िया, प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। जी तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि आप डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो बिल्कुल आप भिड़ जाइए और मुझे लगता है एग्जाम निकलेगा। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला है एग्जाम, तो जरूर कुछ बात है तभी ये एग्जाम निकलता है, और हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी एग्जाम को। इसके अलावा कभी ऐसा लगा कि मोटिवेशन डाउन हो रहा है, आई मीन एक होता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा पढ़ने में, ऐसा कभी लगा? और लगा तो आपने क्या किया? यस सर। सर ऐसा लगता है हम्म, हमेशा किसी भी स्टूडेंट के साथ हो, जी अब हम मनुष्य हैं तो हमारे में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन बिल्कुल, में। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था सर। मैं एक डायरी रखी हुई थी, फॉलो करती हूँ सर। तो जी मेरे को अगर नेगेटिविटी आया, हम्म, कुछ भी हुआ दिमाग में, तो मैं उससे प्रॉपर नोट कर लेती हूँ। बहुत जो भी बढ़िया, मुझे बोलना रहता है या फिर जो भी है उस टाइम मैटर, जो भी मेरे माइंड में चल रहा है उसे मैं नोट करके रख देती हूँ। उसके बाद वो कंप्लीट हो गया, उसको बंद कर दो। उसके बहुत बाद फिर बढ़िया, अपने काम में लगना है। फिर बहुत डायरी में ही मेरा शेड्यूल बनाना रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, तो मैं डायरी फॉलो करती हूँ सर। बहुत बढ़िया। ये भी अपनी अपनी हॉबी होती है, अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। हॉबी के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। हॉबी क्या रही आपकी इंटरव्यू के दौरान, हाँ क्या सर, बोला मेरा आपने? सिंगिंग था। सिंगिंग था। यस सर। तो सिंगिंग में कोई विशेष छत्तीसगढ़ी गाना, यस सर, छत्तीसगढ़ी में मैं जसगीत। जसगीत, जसगीत, तो यस सर। हम सुना सकते हैं यहाँ अपने छात्रों को? हाँ जी, जरूर। बिल्कुल, प्लीज गुनगुनाएं कुछ जरूर। यस सर। माटी माटी माँ गढ़ना करके नौ दुर्गा ला बनाए हो, आनी बानी के रंग रोगन मांगला तोरे सजाए हो, लुगरा पहिराए हो, पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, 9 दिन भर आए हो, पहुना बरोबर दाई, 9 दुर्गा हे महामाई, 9 दिन भर आए हो। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी आवाज। और दोस्तों अपनी संस्कृति का अपना ही मजा है, और जब स्थानीय संस्कृति को इस तरह से हम सुनते हैं या देख पाते हैं तो ये गौरवान्वित होने वाला पल होता है। और मुझे लगता है इसका भी एक असर होता है आपके इंटरव्यू पर। यस सर, डेफिनेटली यस आपकी सर। पर्सनालिटी को अप्रिशिएट किया जाता है, बिकॉज जब हम छत्तीसगढ़ के लिए काम करने जा रहे हैं तो यहाँ की संस्कृति से यदि हमारा जुड़ाव है और उससे संबंधित कोई चीज हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी शायद गाने का मौका मिला होगा इंटरव्यू बोर्ड में। सर गाने का तो नहीं मिला, हाँ, बट सर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ओके, पूछे गए, हम्म, जैसे उनके कौन कौन से हैं हम्म, सिंगर, कौन कौन से हैं, बहुत बढ़िया, ये सब के बारे में पूछे जी गए। जी। तो दोस्तों देखिए जब भी आप सफलता की बात करेंगे तो एक दिन एक रात में नहीं, 10 दिन या हफ्ते भर में नहीं, बल्कि उसके पीछे एक मेहनत होती है। और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के दौरान ही यदि आप प्लान कर लें कि आपका करियर क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा आपने देखा कि मेघा ने लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी भी कर लिया, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रेडी होता है, कल को आपको यूपीएससी देना है आप दे भी सकते यस हैं। सर। और इसी में आपको नेट देना है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है, वो भी आप दे सकते हैं। और यदि आपको लाइक इग्नू से भी करना है कोर्स तो इग्नू से भी कर सकते हैं, सेम यस चीज वहां पर भी अवेलेबल है। एंड देन बाद में आप पीएचडी कर लीजिए। आई मीन एजुकेशन में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, डिग्रीज लेकर खाली नहीं घूमना है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं उपयोगिता भी वैल्यूज है है। यस और सर। उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। धमतरी में आपको लगता है बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं या बहुत कम लोग हैं, क्या आपको महसूस होता है? सर करते हैं करते तैयारी, हैं, जी एजुकेशन अच्छा है सर जी वहाँ जी। पे। तो अपने मित्रों को, उस क्षेत्र के छात्रों को कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई पॉजिटिव बात उनसे करना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो प्लीज बात करें आप। यस सर। सर मैं बोलना चाहूँगी, जी जैसे स्कूल एजुकेशन में जो बच्चे रहते हैं, जी जो छोटे बच्चे हैं, वो उनको बोलूँगी
कि आप हमेशा से अच्छा करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र में, अगर आप खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो अब वहाँ पे भी आप अपना परफॉर्मेंस 100% दीजिए। लेकिन अगर आप इस स्कूल में एकेडमिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे भी अपना पर डे आप हर दिन का जो टारगेट रहता है, हर दिन में जो भी आपको एक्टिविटीज मिलती है उसको आप पूरी तरह कंप्लीट करिए और अच्छा करने का कोशिश कीजिए। मेरे यहाँ पे बैठने का और यहाँ पे उपस्थित होने का यही वो है सर, कि मैं शुरू से अच्छा करने की कोशिश करती थी। मुझे जो भी मतलब मेरे को जो चैलेंज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं शुरू से सर, मैं स्कूल एजुकेशन से भी मेरा जो चल रहा है वो चलता है सर। मैं रिकॉर्ड टॉपर रही हूँ, कभी मैंने सेकंड रैंक भी नहीं लिया अपने स्कूल में भी। तो हमेशा, और अगर टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप निर्भीक होकर खड़े होकर उत्तर दीजिए। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना, क्योंकि आप स्कूल में अच्छा बोलते हैं, वहाँ पे आपका जो स्टेज फियर है वो खत्म होता है, वही आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो मैं हर क्षेत्र में बोलूंगी कि आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, चैलेंजेस लीजिए, और ये नहीं कि चलो ठीक है ओके ओके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज आप करने की कोशिश करते हैं उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। किसी और से हमारा बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन हमारे अपने आप से है, क्योंकि हमें अपनी ही नेगेटिविटी दूर करके अपने आप में पॉजिटिविटी लाना है और खुद को अच्छा करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ सर, मुझे ही अपने आप को अच्छा करके आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया जी सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितनी सदी हुई बात, और जब इस तरह के सेंटेंस आप सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी कि पीएससी हल्के लोगों को नहीं लेती है, और अच्छे छात्रों का ही चयन आपको देखने मिलेगा। और देखिए कितनी गुड़ बात है, और जो आपके सामने रखी गई बातें, और इनको अमल कीजिए दोस्तों, डेफिनेट तौर पर रास्ता मिलेगा। और सामने आइए, फाइट कीजिए। जरूरी नहीं कि बचपन से आप टॉपर हैं तभी पीएससी में सिलेक्शन होगा। मेघा है वो अच्छी बात है, लेकिन आप भी निकल कर आइए, और अभी क्या पढ़ते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मेघा, मैं अब बात का सपोर्ट कैसा रहा, क्या रहा, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू आपने पार्टिसिपेट किया हमारे यहाँ पर, तो टेस्ट सीरीज का अनुभव ओवरऑल कैसा रहा आपका? मैं पाथ के टेस्ट सीरीज के बारे में बोलना चाहूंगी सर। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे जो भी शेड्यूल बनाए जाते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। उस पे आप अगर शेड्यूल ही फॉलो करते करते, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म वगैरह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज देख के भी अपना बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चेक होता है वो बहुत स्पेशलिस्ट लोगों के थ्रू चेक होता है, तो जो भी फीडबैक दिए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको अगर आप वहाँ पे अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो मुझे भी वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था मेरा। जब मैं यहाँ के निबंध में मुझे अप्रिसिएशन मिला था तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अच्छा कर ही लूंगी करके सर। यस सर। तो दोस्तों, आपने सुना मेघा साहू को, और आज पद और रैंक मायने नहीं रखता, सफलता मायने रखती है, और हर पद इम्पोर्टेंट है यदि आप उसमें जीना चाहते हैं। yes, और डेफिनेटली यहाँ से आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप स्कूल टॉपर होते हैं, कॉलेज टॉपर होते हैं, और देन फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, तो सोचिए वो कंसिस्टेंसी मेहनत की आपको दिखाई दे रही है कि मेहनत जो बचपन से करते आ रहे हैं जो छात्र, वो भी आगे आपको पे करता है। आई मीन उसका रिटर्न आपको मिलता है। और वो रिटर्न क्या था कि देखिए, कोचिंग तो पीछे, कोचिंग वाले पीछे खड़े हैं आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन आपकी जो बचपन की पढ़ाई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। उस फैक्ट ये मिलता है कि जब आप 6-6 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने बैठते हैं, उस वक्त मुझे लगता है आपकी स्कूल और कॉलेज की जो प्रैक्टिस है वही काम आती है। yes, है ना? डेफिनेटली तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। जो नए बच्चे हमें सुन रहे होंगे, या 10वीं 12वीं के बच्चे हमें देख पा रहे होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, पहली बात। और जब जो पढ़ने का मौका मिले उसे अच्छे से पढ़िए। ये सोचकर नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ये सोचकर पढ़िए कि करियर में मेरे यही आ गया, देन व्हाट। तो यहाँ से आप आगे बढ़ना सीखिए दोस्तों, और डेफिनेटली उसका लाभ आपको मिलेगा ऐसा लगता है, और जरूर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस मोटिवेशनल वीडियो का फायदा आप जरूर उठाएं, सुनिए, और अपने जीवन में उतारिए मेघा साहू के प्रिंसिपल्स को। उन्होंने कितने बढ़िया से अपने आप को मैनेज किया। और चलिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए मेघा, और आप डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। यस सर। और जो भी छात्र हमें सुन पा रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको जो भी सवाल होंगे यूट्यूब के लिंक पर कमेंट कीजिएगा, जरूर उसका रिप्लाई मेघा साहू भी करेंगे और हम लोग भी करेंगे। यस सर। और मैं एंडिंग में ये बोलना चाहूंगी कि
हमेशा खुश रहिए, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत माइंड को पीस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेटिस्फेक्शन सर बोला जाता है कि जी, जी। सेटिस्फेक्शन होता है और एक अपन किसी भी जो एम होता है उसको चेस कर रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं। जी, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का सामंजस्य बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। एक तो आपको एकदम सेटिस्फाइड भी नहीं होना है कि हाँ ये है मिल गया मुझे मैं बहुत खुश हो गया करके, लेकिन ठीक है। ऐसा दोनों चीज का सामंजस्य जरूरी है। जो है उसके लिए भी आपको हमेशा खुश रहना है और खुश रह के ही आगे बढ़ते जाना है। बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके समझिए। इम्पोर्टेंट ये है, समझना है और अपने जीवन में उतारिए। इस तरह की मेहनत को आप भी करके आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मेघा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू।